Now let us study the next topic, that is intensity of absorption band. Different peaks in the IR spectrum have different intensities. Different peaks in the IR spectrum. IR spectrum की जो different peaks हैं, different intensities हैं. ये देखिए, different intensities, different peaks, है ना? So the two factors which control the absorption intensity are as: first is concentration of sample. Naturally जो absorption है वो स्पेसिफिक बॉन्ड्स, जिसे हम कहते हैं कि CH बॉन्ड की वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ द CH बॉन्ड, उसकी वजह से क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा। तो जिस मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा, जैसे नोनेन की बात कर रहे हैं, नोनेन मॉलिक्यूल इज रिच इन CH बॉन्ड, it will show a strong absorption for CH stretching vibration than a molecule with a similar size but relatively few CH bonds. Nonane, which is rich in CH bond, will show a strong absorption for CH stretching vibration. अगर आप इसको किसी मॉलिक्यूलर साइज के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ CH बॉन्ड लेस होंगे, उसमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होगा बच्चे, कम होगा। Concentration of sample, so in general greater the number of molecules in the sample, more the number of absorbing groups, more intense is the spectrum. जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जैसे आप सपोज करो CH बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हो, एक सैंपल में 10 मॉलिक्यूल हैं इसके, और एक मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड 5 है, टोटल मॉलिक्यूल 10, CH बॉन्ड 5, तो टोटल कितने हो गए CH बॉन्ड 50 CH बॉन्ड एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। दूसरी साइड आप कंपेयर करें, इसी मॉलिक्यूल के हमने इसी मॉलिक्यूल को लेके हमने एक और सैंपल लिया हुआ है जिसमें इसके मॉलिक्यूल 40 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक मॉलिक्यूल में 5 है तो 200 CH बॉन्ड होंगे, की वजह से एब्जॉर्प्शन होगा। तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि एब्जॉर्प्शन CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वजह से होना, पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड तो CH है, चाहे एक मॉलिक्यूल है, चाहे 2 मॉलिक्यूल है, चाहे 3 मॉलिक्यूल है, पोजीशन विल नॉट चेंज बट इंटेंसिटी विल चेंज, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि उस वेव नंबर वाली रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, बिकॉज वी हैव मोर CH bonds, because we have more number of molecules. So greater the number of molecules in the sample, the more the number of absorbing groups in a molecule, more intense is the spectrum. Thus a more concentrated sample gives a stronger spectrum than less concentrated sample. बाकी चीजें इक्वल, बाकी चीजों में हम वेरिएशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, बट वी फाइंड मोर concentrated sample give the stronger spectrum that a less concentrated sample. Similarly, एक और एग्जांपल दी है कि एक मॉलिक्यूल जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड्स है, जिसकी आप एब्जॉर्प्शन स्टडी कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे उसने नोनेन को लिया हुआ है, अल्केन विद 9 कार्बन, नोनेन, it is more rich in CH bond, and if you compare its spectrum with another compound of same molecular size but less number of CH bond, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा बच्चे, जिसमें ज्यादा CH बॉन्ड, दैट इज नोनेन। अदर मॉलिक्यूल साइज उसका इसके बराबर है बट उसमें CH बॉन्ड्स का नंबर कम है, तो इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, वन थिंग। सेकंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट। बच्चे शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि IR स्पेक्ट्रम वही मॉलिक्यूल शो करते इन विच देयर इज चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, व्हेन देयर इज चेंज फ्रॉम वन वाइब्रेशनल स्टेट टू द अदर।
अब मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरी वाइब्रेशनल स्टेट में जाता है, अगर उसमें डाइपोल मूवमेंट चेंज हो तभी मॉलिक्यूल आईआर रीजन में एब्जॉर्ब करता है। ये हम आपको क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट डे। ओनली दोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इन आईआर रीजन which undergo change in dipole movement when there is change in vibrational state, when we go from one vibrational state to the other vibrational state। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, अब दूसरा फैक्टर क्या हो गया, जितना डाइपोल मूवमेंट ज्यादा चेंज होगा एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, उतनी बेटर एब्जॉर्प्शन होगी फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल। अब सैंपल हम कौन, सैंपल को हम चेंज नहीं कर रहे, उसका अमाउंट सेम रख रहे हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि डाइपोल मूवमेंट चेंज कितनी हो रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। फॉर ए गिवन amount of sample, the most important factor which governs the absorption intensity is the dipole moment change. Higher the dipole moment change, stronger is the absorption. For example, देखिए बच्चे आपके सामने दो मॉलिक्यूल है, जैसे ये आइसोब्यूटीन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, ये प्लस सा इफेक्ट होता है बच्चे, इसमें प्लस सा इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी कार्बन पे बढ़ती, कार्बन आगे को पुश करता है ना। So as a result, there is a net dipole like this with its head resting on this carbon. पूरा इलेक्ट्रॉन का जो पुश है वो टुवर्ड्स CH2 है, it is negative and this positive. It has a dipole, that is its dipole moment is greater than 0. It absorbs at 1640 centimeter inverse. On the other hand, बच्चे आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, नेट डाइपोल मूवमेंट प्लस सा इफेक्ट, बोथ साइड से बराबर पुश हो रहा है, जितना इधर से उतना इधर से। तो इन दिस मॉलिक्यूल द नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0। जब ये वाइब्रेशनल स्टेट चेंज करेगा अभी बच्चे, इलेक्ट्रॉन इसके बिल्कुल सेंटर में, बिकॉज आप देखें जितना प्लस सा इफेक्ट इधर से है उतना इधर से। अगर ये वाइब्रेशनल स्टेट चेंज करेगा अभी तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मतलब एटम दूर जाएंगे बट पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन की वही है सेंटर में, दैट इज देयर इज नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। इसमें डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, इसमें आएगी व्हेन इट चेंजेस इट्स वाइब्रेशनल स्टेट, इसमें कोई नहीं आएगी। सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब, नो एब्जॉर्प्शन इन आईआर रीजन ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग। आपके सामने है बच्चे, हमने कहा कि आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन के लिए चेंज ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज मस्ट, डाइपोल मूवमेंट का चेंज होना मस्ट है। तो जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी नॉन पोलर है जैसे ये है, तो जब ये एक वाइब्रेशन स्टेट से दूसरी वाइब्रेशन स्टेट में जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन डाइपोल, इट डज नॉट एब्जॉर्ब इन आईआर रीजन, आईआर रीजन में एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो देयर इज नो आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर दिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, इसकी वजह से इसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जबकि इसमें हुआ। इट हैज डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 बिकॉज़ इट इज पोलर। पोलर क्यों है मैंने बता दिया आपको। ये बच्चे यही चीज यहाँ लिखी हुई है, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो मैंने बोला, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ टू मिथाइल ग्रुप्स, इसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ टू मिथाइल ग्रुप्स, दो मिथाइल ग्रुप जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से isobutylene this molecule has a dipole movement along carbon carbon double bond. When this bond undergoes stretching, the dipole movement increases. जब ये स्ट्रेच होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी साइड है, तो डिस्टेंस इस साइड को पुश हुए इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, जब स्ट्रेच होगा वो और इधर को जाएंगे, दैट इज डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव इंक्रीज होगा, डाइपोल मूवमेंट विल इंक्रीज बिकॉज द डाइपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज एंड डिस्टेंस। दोनों चीजों का मुझे आपको पता होगा। डाइपोल मूवमेंट जो हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू E into D, E is the charge, D is the distance। डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और चार्ज, यहाँ चार्ज 0 है ना, डिस्टेंस यहाँ भी बढ़ेगा,
जब ये स्ट्रेच करेगा, बट चार्ज जीरो है तो डिस्टेंस इनटू चार्ज नेट वेक्टर इज जीरो। बट जहां पे चार्ज है डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब डाइपोल मूवमेंट बढ़े। As a result, this changing dipole moment, the carbon-carbon double bond stretching vibration is IR active and it absorbs at 1640 centimeter inverse. On the other hand, the other molecule 2,3 इसकी नंबरिंग देखें 1 2 3 4 2,3 dimethyl butadiene. It has no dipole moment and stretching the double bond also does not impart any dipole moment change. नेट डाइपोल मूवमेंट फिर जीरो रहा स्ट्रेचिंग के बावजूद। इन दिस केस देयर इज नो आईआर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग। मेरी बात समझ बच्चे? तो हेंस C double bond C stretching vibration of this alkene is infrared inactive and hence does not show any absorption in this region. इस रीजन में, जिस रीजन में इसने एब्जॉर्प्शन शो की दूसरे मॉलिक्यूल में ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग, वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है, वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है, तो हमने क्या देखा कि एब्जॉर्प्शन वहां हुई जहां पे देयर वाज चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। ये चीज बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये शुरू में भी आपने इसको स्टडी किया था और इसको हमने अगेन जस्टिफाई कर दिया। वो फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड को जो कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे, एक कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, ए मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट चेंज। हायर द मैग्नीट्यूड तो हायर द क्या बच्चे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। कुछ जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब देखें यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे दोनों बॉन्ड को कंपेयर किया गया है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C। Carbonyl group has much higher dipole moment than carbon-carbon double bond. Therefore, carbon double bond O stretching produces much higher dipole moment change than C double bond C. As a result, intensity of C double bond O stretching vibration is higher than C double bond C. जैसे इस मॉलिक्यूल को आप ले लो, इस मॉलिक्यूल को, इसको आप इस मॉलिक्यूल से कंपेयर करो, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग। ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसकी है? दोनों पोलर है। इट्स डाइपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन जीरो, इट्स डाइपोल मूवमेंट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। चेंज इन डाइपोल मूवमेंट दोनों में हो रहा है, बट कार्बोनाइल ग्रुप इज मोर पोलर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मच हायर देन कार्बन, है ना। इट इज, इसमें जो पोलैरिटी है बच्चे, इस वाले मॉलिक्यूल में आइसोब्यूटिलीन में जो पोलैरिटी है दैट इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट तो इसमें भी है, बट इसमें जो मेजर इंपैक्ट डाइपोल मूवमेंट का है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, उसकी वजह से इसमें कार्बोनाइल ग्रुप वाले। दिस मॉलिक्यूल हैज ए मच हायर डाइपोल मूवमेंट देन दिस मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एज पर रूल इसकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी बच्चे। दोनों आईआर एक्टिव होंगे, सॉरी दोनों आईआर एक्टिव होंगे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, आईआर एक्टिव दोनों होंगे। बट इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगी? कार्बोनाइल। डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की, डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। This should be clear to you, ये बच्चे आपको क्लियर होना चाहिए। So this was all. Any question if you have you can ask regarding this, otherwise हम फिर आगे चलते हैं। Another important topic that is number of fundamental bands, या जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस। आपने थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करना, हाउ यू कैन फाइंड आउट इस मॉलिक्यूल में कितनी वाइब्रेशंस पॉसिबल, कितने टाइप की फंडामेंटल वाइब्रेशंस पॉसिबल, कितने टाइप का नंबर क्या होगा, टोटल नंबर which includes stretching as well as bending। फंडामेंटल वाइब्रेशंस दो टाइप की आपको पता ही है बच्चे, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। किसी मॉलिक्यूल में
उनके नंबर को कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करना। लेट अस प्रोसीड। कितने टाइप के मोशन होते हैं बच्चे, आपको पता ही होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ी है कहीं फिजिक्स में बच्चे या केमिस्ट्री में? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यस सर। हाँ जी, यस सर। कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है फॉर ए मॉलिक्यूल विद n नंबर ऑफ एटम, लीनियर नॉन लीनियर, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है? पहले बताओ कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3n। वेरी गुड, शाबाश। We have 3n number of degrees of freedom. What is n? What is n? Number of atoms. Number of atoms. Very good. This is also very good. अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है बच्चे, ये 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, इसमें ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? ट्रांसलेशनल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से चलते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट लीनियर मॉलिक्यूल। पहले हम बच्चे लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने कहा 3 है। इतना तो पता है बच्चे आपको कि कितने टाइप के मोशन होते हैं मॉलिक्यूल में, पता है ना बच्चे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है बच्चे? टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर। तो अगर हम बात करें बच्चे पहले लीनियर मॉलिक्यूल की, मैं आपसे पूछूं कि इसमें ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी 3n में? जो 3n नंबर है इसमें ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ट्रांसलेशनल क्या होता है बच्चे? सर 3। ट्रांसलेशनल क्या होता है बच्चे? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, है ना ट्रांसलेशनल। कितने एक्सिस होते हैं? 3 x y z, है ना? तो कितनी होती हैं फिर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? सर 3 होती हैं। 3। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है वो 3 एक्सिस पे चल सकता है ना, 3 एक्सिस पे, x y एंड z, मतलब इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब बताएं इसमें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? सर 2। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सर 2। कैसे बच्चे? सर लीनियर मॉलिक्यूल है सर, वो 2 ही एक्सिस पे घूम सकता है बस। देखें, हम वही डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे जिसमें मॉलिक्यूल को जब हम रोटेशन देंगे, है ना, उसमें पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो, एटम्स की पोजीशन चेंज हो। एक है बच्चे जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने उसको रोटेट किया, ये रोटेट किया, पोजीशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज, मतलब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास नहीं, बिकॉज एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, है ना। दूसरा हमारा क्या है बच्चे? वाई एक्सिस पे या फिर कौन से एक्सिस पे रोटेट करना? जेड एक्सिस पे, वाई पे या किस पे? जेड पे। इन दोनों में पोजीशन ऑफ एटम क्या हो रहा है बच्चे? चेंज हो रहा है। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ड्यू टू रोटेशनल मोशन? क्या बच्चे? 2। बिकॉज अपने जिस एक्सिस पे वो बैठा है, एक्स एक्सिस पे लीनियर मॉलिक्यूल, उस पे अगर वो रोटेट करता है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम, एटम की पोजीशन वही रही, तो डिग्री रोटेट करने के बाद भी वो वही रहा जो था, तो लग ही नहीं रहा को वो रोटेट हो रहा है। इट मीन ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें काउंट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अवेलेबल टू इट, ठीक है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसके पास आउट ऑफ 3 इट हैज 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, 2 रोटेशनल, ठीक है बच्चे? जो रेस्ट ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कौन सी है बच्चे? वाइब्रेशनल। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी बच्चे? 3n माइनस 5 5। ये है बच्चे तरीका कैलकुलेट करने का। दिस वाज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं बच्चे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे आपका बच्चे वाटर है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब बताएं इसमें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो? 3 क्योंकि रोटेशन चाहे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगी, क्योंकि चाहे लीनियर मॉलिक्यूल है चाहे नॉन लीनियर है, जब वो डिफरेंट एक्सिस पे मूवमेंट करेगा पोजीशन ऑफ एटम तो चेंज होगा। इट हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम along x axis, y axis and z axis। 3। अब बात आती है बच्चे सेकंड, दैट इज ट्रांसलेशनल, फिर आती है रोटेशनल। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें बच्चे अगर मॉलिक्यूल, मेरे पास एक मिनट वेट करना, ये बच्चे देखिए बी शेप मॉलिक्यूल, बी शेप मॉलिक्यूल, अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे घुमाते हैं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बी शेप है ना ये बच्चे, जब आप घुमाएंगे तो बच्चे पोजीशन एक एटम की दूसरे की तो चेंज होनी होगी, चाहे आप इसको एक्स एक्सिस पे घुमाइए, चाहे वाई पे, चाहे जेड पे, है ना, तीनों पे पोजीशन ऑफ एटम क्या होगी? चेंज होगी। मीन इट हैज 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल भी इसमें 3 है। उसमें लीनियर वाले में एक्स एक्सिस पे जब ये रोटेट किया, देखिए देयर वाज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स, वही के वही है, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा कि इसने रोटेट किया है। जबकि बी शेप मॉलिक्यूल होगा, नॉन लीनियर होगा, ये बॉन्ड है यहाँ पे, जब आप इसको यहाँ इस एंड को पकड़ के रोटेट करेंगे ऐसे तो ये रोटेट होगा, पोजीशन इज गोइंग टू चेंज, पता लग रहा है कि रोटेट हो रहा है, ये भी काउंट होगी। इट मीन जैसे लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, नॉन लीनियर में ये बच्चे 3 है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई फिर बच्चे? शाबाश, 3n टोटल है 6 3n, टोटल 3n है, तो कितनी हुई? 3n माइनस 6, 3 ये 3 ये जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं दैट इज ड्यू टू 3 टाइप ऑफ मोशंस, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल और रोटेशन हमने बता दिया। अब बचा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कितनी होंगी? इस 6 को उसमें से माइनस कर दो, दैट इज द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये है बच्चे तरीका और फार्मूला कैलकुलेट करने का। लेट अस गो टू द प्रेजेंटेशन। ये बच्चे ये है हमारा, यहाँ पे देखें फर्स्ट हुई है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग n एटम्स, तो जैसे 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आउट ऑफ दीज इनमें से 3 आर ट्रांसलेशनल, जैसे बताया हमने अलोंग x y z एक्सिस, 3 आर रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। नॉन लीनियर जैसे वाटर, मैंने बताया वाटर, ठीक है बच्चे। देयरफॉर ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैज 3n माइनस 6, टोटल है आपकी 3n, उसमें से 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल निकाल दो, यानी कि 6 निकाल दो, जो बच गई दे आर वाइब्रेशन। Hence, non-linear molecule has 3n minus 6 fundamental vibrational modes and hence show 3n minus 6 fundamental absorption band। जितने वाइब्रेशनल मोड्स उसमें होंगे बच्चे, उतने टाइप की उसमें फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स आनी चाहिए। जितने वाइब्रेशनल मोड होंगे, जैसे 3n माइनस 6, जैसे किसी मॉलिक्यूल में सपोज 5 वाइब्रेशनल मोड है, 5 मतलब ड्यू टू स्ट्रेचिंग, ड्यू टू बेंडिंग of different type of bonds present in the molecule, stretching and bending। फंडामेंटल वाइब्रेशन दो ही टाइप की हमारे पास, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। फिर उसके आगे टाइप्स हैं, स्ट्रेचिंग के आगे 2 टाइप है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। बेंडिंग के आगे फिर 3 टाइप है, 4 टाइप है सारी, सीजरिंग, फिर ट्विस्टिंग,
बैजिंग, रॉकिंग, ये आप पढ़ चुके हैं बच्चे। तो ये है कि जितने फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स होंगे वो आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेना, उतने ही उसमें फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड होनी चाहिए। तो उतने टाइप की वो वाइब्रेशनल मोड्स शो करेगा, जितने वाइब्रेशनल मोड्स होंगे, अंडरस्टूड है, उतने ही वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन बैंड आने चाहिए। अगर 5 वाइब्रेशनल मोड्स उसमें है, पांचों में वो एब्जॉर्प्शन शो कर सकता, तो 5 किस्म के उसमें क्या आने चाहिए बच्चे, एब्जॉर्प्शन बैंड। फॉर एग्जांपल बेंजीन का मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, इसमें टोटल एटम कितने हैं बच्चे, 12, इट कैन शो 30 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। वाटर के केस में कैलकुलेट करना हो तो 3 into 3 minus 6, that is 9 minus 6, that is 3. So it should have 3 fundamental absorption bands. अब बात करते हैं बच्चे लीनियर मॉलिक्यूल की, कुछ एग्जांपल्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चे, पहले तो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं ना। अब बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। लेट अस टॉक ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर जैसे कोई मॉलिक्यूल आप ले लो, जैसे HCl है लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर मॉलिक्यूल में मैंने पहले ही बताया आपको, टोटल 3n ही है। उस 3n में ट्रांसलेशनल है बच्चे कितनी, 3, वाइब्रेशनल कितनी है बच्चे, सॉरी रोटेशनल कितनी है 2, तो 3n minus 5। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3n minus 5। इतने ही इसने वाइब्रेशनल बैंड शो करने चाहिए। तो इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल देयर आर ओनली 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल, this is due to reason that rotation about its own axis does not bring about any change in the position of atoms. ये मैंने बताया, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने से लीनियर मॉलिक्यूल की पोजीशन ऑफ एटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम काउंट नहीं कर सकते इस वाली। तो बाकी 2 बच गई। अदर 2 एक्सिस पे ये रोटेट करेगा, पोजीशन ऑफ एटम चेंज होगा। अदर 2 एक्सिस पे जब ये रोटेट करेगा, चाहे इस एक्सिस पे करे चाहे इस एक्सिस पे करे, तो इट हैज 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल, लीनियर, नॉन लीनियर दोनों में 3-3 होती है। तो एंड रिजल्ट क्या हमारे पास, इट हैज 3n minus 5 वाइब्रेशनल मोड्स एंड हेंस इट कैन शो 3n minus 5 वाइब्रेशनल बैंड्स इन IR स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, इसमें कितने IR एब्जॉर्प्शन बैंड्स आने चाहिए बच्चे, 3 into 3 minus 5। वाटर में 3 into 3 minus 6, इसमें -5, that is 4। तो ये 4 कौन से हैं दिखाएंगे भी आपको। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे बच्चे, we will discuss the example of carbon dioxide. This was theoretical calculation। अब एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ एक्सपेरिमेंट। कहता however in actual practice it has been observed that number of bands are seldom observed in the IR spectrum of any given molecule. Number of bands predicted with the help of these formulas are seldom observed। लेकिन एक्चुअल में देखा गया है बच्चे, जितने बैंड्स हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इतने IR स्पेक्ट्रम में कभी नहीं मिलते, सेल्डम ऑब्जर्व्ड। रेयर एक्सेप्शन हो सकती, क्योंकि अभी टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो हम नेक्स्ट यहाँ से अब डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चे IR स्पेक्ट्रम में आज के लिए आपका छोटा सा असाइनमेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर, छोटा सा पार्ट तो अभी हमने डिस्कस किया विद एग्जांपल। जैसे बेंजीन की एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड की आप कोई और एग्जांपल ले लो, उसके साथ इलस्ट्रेट कर दो। ये हम नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।